हाँ, अब देखो बेटा चैप्टर नंबर 3 में इसके बाद है कंपाउंड्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। यानी कि अगर आप किताब में देखो तो किताब में आपको मिलेगा कंपाउंड्स ऑफ एल्कली मेटल्स, लेकिन बेसिकली वो सिर्फ और सिर्फ जो डिस्कस हुए हैं वो है कंपाउंड्स ऑफ सोडियम। तो नोट्स में जो मैंने हेडिंग डाली है वो ये डाली है, कंपाउंड्स ऑफ सोडियम। 4 कंपाउंड्स हमें स्टडी करने हैं सेक्शन में, चारों के चारों सोडियम के कंपाउंड्स हैं, जबकि हेडिंग दी हुई है कंपाउंड्स ऑफ एल्कली मेटल्स। बेटा हालांकि कंपाउंड्स किसके हैं? सोडियम के, तो इसलिए मैंने नोट्स में जो हेडिंग डाली है वो क्या डाली है? कंपाउंड्स ऑफ सोडियम। तो भाई जिस तरह हमने एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम स्टडी की है ना भाई, हमने क्या स्टडी की? एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम। तो अब हमने बेटा अब हम क्या स्टडी कर रहे हैं? कंपाउंड्स ऑफ सोडियम। अब सिलेबस में सोडियम के 4 कंपाउंड्स हैं जो हमें स्टडी करने हैं, और वो 4 कंपाउंड्स बेटा 4 टॉपिक्स हैं, जिनमें से 2 लॉन्ग हैं और 2 शॉर्ट हैं। ठीक है बेटा, वो 4 कंपाउंड्स है सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH। इनमें 2 लॉन्ग प्रोसेस है और वो दो लॉन्ग टॉपिक्स हैं, वो है सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, और 2 शॉर्ट टॉपिक्स हैं सोडियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट। बेटा हम पहले एक शॉर्ट टॉपिक पढ़ेंगे, फिर एक लॉन्ग पढ़ेंगे, फिर एक शॉर्ट, फिर एक लॉन्ग, इसके बाद चैप्टर ज्यादा बचता नहीं है। तो सबसे पहला कंपाउंड जो हमें स्टडी करना है बेटा वो है सोडियम क्लोराइड। ठीक है भाई, द फर्स्ट कंपाउंड दैट वी हैव टू स्टडी इज सोडियम क्लोराइड। बेटा सोडियम क्लोराइड का नाम तो सुना होगा यकीनन सबने। आप सब जानते हैं सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। ठीक है भाई, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। और बेटा इसको कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट या रॉक सॉल्ट, ये तीनों इसके नाम। कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं, टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, रॉक सॉल्ट भी कहते हैं। कॉमन सॉल्ट का क्या मतलब है? बेटा जिस तरह कॉमन अल्कोहल, कॉमन सॉल्ट, बेटा कॉमन का लफ्ज उसके साथ लगाते हैं जो को कहता है। देखो एक आम इंसान को ये नहीं पता कि हर वो आयोनिक कंपाउंड सॉल्ट है जो एसिड बेस की न्यूट्रलाइजेशन से बना है भाई, हर आम इंसान को ये नहीं पता कि हर वो आयोनिक कंपाउंड सॉल्ट है जो एसिड बेस की न्यूट्रलाइजेशन से बना है। तो वो आम इंसान जिसे सॉल्ट कहता है वो है सोडियम क्लोराइड। या देख के बहुत देख, ठीक है बेटा, वो आम इंसान जिसे सॉल्ट कहता है वो कौन है? सोडियम क्लोराइड। इसी वजह से इसे कॉमन सॉल्ट कहा जाता है। टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। टेबल सॉल्ट बेटा जो चीज खाने में डायरेक्टली यूज होती है हमारे, उसके साथ टेबल का वर्ड लगाते हैं। जैसे टेबल शुगर, टेबल शुगर बेटा उस चीनी को कहते हैं जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, सक्रोज। ठीक है बेटा, तो ये जो NaCl है डायरेक्टली सॉल्ट यूज होता है हमारे खाने में, तो इसलिए इसको टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। और रॉक सॉल्ट इसका इंटरनेशनल कॉमन नेम है, रॉक सॉल्ट, क्योंकि बेटा ये रॉक से हासिल होता है। बेटा आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सॉल्ट माइन है, सेकंड लार्जेस्ट सॉल्ट माइन कहां पर है बेटा? खेवड़ा। खेवड़ा कहां पे? पाकिस्तान में। कहां पे? पंजाब में। वेरी गुड, ठीक है। हाँ हाँ,
ठीक है बेटा, तो खेवड़ा पंजाब पाकिस्तान की सॉरी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सॉल्ट माइन पाकिस्तान में है। जब भी पाकिस्तान में नमक बहुत सस्ता है, जब भी पाकिस्तान वाले बहुत नमक हरामी करते हैं, तो इसी वजह से, क्योंकि अपना नमक है, अपना नमक है तो खूब नमक हरामी करो। हाँ नहीं है एग्जैक्टली। और बेटा चाहे जो भी हालात हो, पाकिस्तान में नमक बड़ा सस्ता होता है। और आपको पता है नमक का होना कितनी बड़ी नेमत है। ये तो हम दुनिया के सबसे नाअहल लोगों में से एक है। पाकिस्तानी कौम दुनिया के नाअहल तरीन लोग हैं। अगर बेटा पाकिस्तान जो है वो हमारी बजाय चाइनीज के हाथ में होता या टर्किश के हाथ में, चाइनीज के हाथ में तो आहिस्ता आहिस्ता आता जा रहा है, टाइम आएगा पूरा ही आ जाएगा, तो आप देखते कि वो कहाँ से कहाँ होते हैं। बेटा जो नेचुरल रिसोर्सेज अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को दिए हैं, चाहे नेचुरल सॉल्ट हो, चाहे नेचुरल गैस हो, सारे सीजन्स हो, फर्टाइल लैंड हो, पहाड़ भी हो, कॉनिफेरस फॉरेस्ट भी हो, क्या चीज नहीं है पाकिस्तान के पास? ईच एंड एवरीथिंग। तो बेटा सॉल्ट माइन का होना इतना बड़ा इतनी बड़ी नेमत है। आपको पता है कितने इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के अंदर NaCl यूज होता है? और आपके पास तो भरपूर है। वो अलग बात है कि हम है ना अहल लोग, तो पाकिस्तान की जमीन में तेल मौजूद है ऑब्वियसली, लेकिन 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 वो जाहिर है कि हम लोकेट कैसे करें? हम साइंटिफिक लोग ही नहीं है, हमारे पास साइंटिफिक टेक्नोलॉजी नहीं है। हम हर चीज के लिए बाकी दुनिया पर मोहताज है ना। अब हमें अगर तेल ढूंढना है तो उसके लिए भी हमें चाइना को बोलना पड़ेगा कि यार आओ जरा तेल ढूंढ लो। मसला वही है ना कि वी आर नथिंग, वी हैव एवरीथिंग बट वी आर नथिंग। कैसी बदकिस्मती है हमारी। बेटा समंदर के पानी में, अब देखो दुनिया में सॉल्ट माइन हर जगह नहीं है, ज्यादातर जगह नहीं है, इनफैक्ट कम ही जगहों पर है। ऑस्ट्रेलिया में पहली है सबसे बड़ी, फिर पाकिस्तान में दूसरी है। अब जहां पे नहीं है ना, वहां के लोग जो हैं वो, मतलब वहां पे जो हुकूमतें हैं वो सी वाटर से हासिल करते हैं। बेटा सी वाटर में 3% डिजोल्व होता है। सी वाटर में NaCl 3% डिजोल्व होता है। डेड सी, डेड सी, वो रेड सी नहीं। ठीक है बेटा, तो ये बस सोडियम क्लोराइड के बारे में इतना ही है। MCQ में कोई एक आध पॉइंट आ सकता है इसमें से ज्यादा, वो भी कोई बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है। मींस यू हैव टू रिमेंबर दीज 3 थिंग्स। फॉर्मूला तो सबको पता ही होता है इसका, नाम पता होने चाहिए, ये पता होना चाहिए सेकंड लार्जेस्ट सॉल्ट माइन पाकिस्तान में है, खेवड़ा पंजाब में, और सी वाटर में 3% डिजोल्व होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। बेटा हम लॉन्ग टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम कार्बोनेट। बेटा सोडियम कार्बोनेट नेचर में 2 तरह से एग्जिस्ट करता है। ठीक है बेटा, सोडियम कार्बोनेट एग्जिस्ट इन नेचर इन 2 टर्मिनोलॉजी समझना बेटा। दूसरी हाइड्रेटेड, मैं कह रहा हूं सोडियम कार्बोनेट नेचर में 2 फॉर्म्स में पाया जाता है, एक एनहाइड्रस, दूसरी हाइड्रेटेड। अब जरा इन टर्मिनोलॉजीज का मतलब समझना बेटा। एनहाइड्रस उसे कहते हैं जिसके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अटैच्ड नहीं होता, यानी सिर्फ Na2CO3, ये क्या है? एनहाइड्रस। और बेटा जिसके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अटैच्ड होता है, जैसे Na2CO3 डॉट 10H2O, तो बेटा आपने देखा होगा अक्सर सब्सटेंसेस के फॉर्मूला में डॉट के बाद H2O लगे हुए होते हैं, तो इस वाटर को कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है भाई, इस वाटर को क्या कहा जाता है? वाटर ऑफ
क्रिस्टलाइजेशन। और बेटा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अगर अटैच्ड है तो हाइड्रेटेड, और अगर अटैच्ड नहीं है तो एनहाइड्रस। तो बेटा सोडियम कार्बोनेट दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, एनहाइड्रस मींस विदाउट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और हाइड्रेटेड मतलब विद वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बेटा ये एनहाइड्रस जो है ना, इसे कहते हैं सोडा ऐश, कॉमन नेम है। एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट का कॉमन नेम क्या है? सोडा ऐश। और हाइड्रेटेड वाले का है वॉशिंग सोडा। क्या है? वॉशिंग सोडा। तो सोडियम कार्बोनेट इन दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, एनहाइड्रस Na2CO3 सोडा ऐश, हाइड्रेटेड Na2CO3.10H2O वॉशिंग सोडा। अब देखो बेटा, इसकी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन यानी बड़े पैमाने पर जो इसको बनाया जाता है, इसकी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन होती है बाय अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस। नाम सुना होगा इसका भी बचपन में, है भाई? सुना था? बचपन में पढ़ा होगा, रटा होगा, सॉरी, अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस। तो बेटा इंडस्ट्री में अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस के जरिए जो है सोडियम कार्बोनेट को बड़े पैमाने पर बनाया जाता है। और देखो ये बात ध्यान में रखना कि जब भी हम कोई इंडस्ट्रियल प्रोसेस पढ़ेंगे, जैसे हमने डाउन्स प्रोसेस पढ़ा था, ये पढ़ रहे हैं, इसके बाद NaOH की प्रिपरेशन का आएगा इसी चैप्टर में, कास्टर केल्नर सेल। चैप्टर 4 में अमोनिया की मेटलर्जी आएगी, सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने का इंडस्ट्रियल प्रोसेस आएगा, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, नाइट्रिक एसिड का आएगा ऑस्टवर्ल्ड प्रोसेस, क्लोरीन का आएगा नेल्सन सेल। 5 में आएगा एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। तो ये बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैं जो हमें स्टडी करना है। अब देखो बेटा, जब इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस को स्टडी किया जाता है तो ये बात जहन में रखना कि अगर इंडस्ट्रियल प्रोसेस इलेक्ट्रोलिटिक है तो फिर हम कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल और वर्किंग ऑफ सेल पढ़ते हैं, जैसे हमने डाउन सेल में पढ़ा था। और अगर नॉन इलेक्ट्रोलिटिक है तो फिर हम इस तरह से पढ़ेंगे जिस तरह से अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस पढ़ रहे हैं। बेटा अगर 2020 में पेपर होता तो अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट था इस साल। अब क्योंकि इस साल पेपर ही नहीं हुआ तो अगले साल के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि डाउन सेल इंपॉर्टेंट है, डाउन सेल इस साल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन अब सब कुछ इंपॉर्टेंट हो गया। तो अगर देखा जाए, अगर हम नॉर्मल प्रोसीजर फॉलो करें तो अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस इस साल आ जाता, और आ जाता तो फिर अगले साल ऑब्वियसली मुश्किल होता। अगले साल फिर कास्टर केल्नर सेल के चांस ज्यादा होते हैं NaOH वाले। लेकिन बहरहाल बेटा अब तो ऐसा है कि आपने नहीं सकते, लें तो अपनी जिम्मेदारी पे, माउंटेन ड्यू की तरह, हमारा कोई ताल्लुक नहीं। सही है भाई? तो अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस, बेटा हमें सबसे पहले बात करनी है रॉ मटेरियल्स की। रॉ मटेरियल्स का मतलब अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस के जरिए सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए आपको क्या क्या चीजें दरकार होंगी। जैसे बेटा आप लोग किचन में कोई खाना बनाते हैं, कोई रेसिपी देखते हैं, है भाई, तो उसमें बता देना कि इसके लिए क्या क्या दरकार होगा, कितनी मुर्गी चाहिए होगी, कितना तेल चाहिए होगा। बिल्कुल ऐसे ही अगर अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस के जरिए आपको सोडियम कार्बोनेट बनाना है तो उसके लिए आपको क्या क्या दरकार होगा, ये हम बात करेंगे। तो बेटा सबसे पहला रॉ मटेरियल है सोडियम क्लोराइड, यानी कि NaCl। और ये सोडियम क्लोराइड या NaCl किस शक्ल में यूज होगा? तो बेटा इसका सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन, जिसे ब्राइन कहते हैं। बेटा ब्राइन 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 ये NaCl के सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन को कहते हैं, जिसे रूम टेम्परेचर पे
यानी कि स्टैंडर्ड कंडीशंस पे प्रिपेयर किया गया है। तो हमें क्या चाहिए, ब्राइन सॉल्यूशन, यानी कि सोडियम क्लोराइड जो है वो असल में सॉलिड फॉर्म में यूज नहीं होगा बल्कि सॉल्यूशन के फॉर्म में यूज होगा, जिस सॉल्यूशन को क्या कहा जाता है, ब्राइन, सिर्फ ब्राइन। अच्छा भाई, सेकंड लाइमस्टोन है। लाइमस्टोन क्या होता है भाई, वो जो आप लोग लगाते हैं चूना, कैल्शियम कार्बोनेट। तो लाइमस्टोन क्या है, चूना, सब लगाते हैं, हर पाकिस्तानी जिसका जिस मौका लगता है जिसको वो लगाते हैं। अच्छा बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो किस फॉर्म में यूज होता है, जरा देखिएगा बेटा। हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो ये डीकम्पोज होके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है। असल में प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो काम है ना प्रोसेस में, हम इसको हीट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनवाते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो प्रोसेस में इस्तेमाल होती है। बेटा तीसरा और सबसे महंगा रॉ मटेरियल है अमोनिया। जो मगरमच्छ निकला था ना कराची में, समझ उसके साथ आया है। तो भाई अच्छा भाई, नाउ तीसरा जो है वो है, मैंने बताया आपको सबसे महंगा रॉ मटेरियल अमोनिया। इस क्यों पे आ रहा हूं बेटे, मैं कह रहा हूं अमोनिया सबसे महंगा रॉ मटेरियल है। वजह बेटा, जो चीज नेचुरली नहीं पाई जाती तो उसको आर्टिफिशियली बनवाया जाता है, और आर्टिफिशियली बनवाने पर जब कॉस्ट आती है तो ऑब्वियसली वो चीज महंगी हो जाती है। जो चीज नेचुरली पाई जाती है वो आपको सिर्फ जाके लानी होती है। लाइक NaCl नेचुरल सोर्सेज से मिल जाता है, ठीक है बेटा। लाइमस्टोन नेचुरल सोर्सेज से मिल जाता है। जिस बेटा जो भी चीज नेचुरल सोर्सेज से मिल जाती है ना वो सस्ती होती है। जिस चीज को बनाना पड़ता है, अब अगर इन तीनों में देखो तो अमोनिया नेचुरली कहीं भी नहीं पाई जाती, तो अमोनिया को भी इंडस्ट्री में बनाया जाता है बाय हैबर बॉश प्रोसेस। तो अब कोई और इंडस्ट्री होगी जो अमोनिया गैस को हैबर बॉश प्रोसेस के जरिए बनवा रही होगी, तो आप वहां से खरीदोगे, आप जाके कहीं पहाड़ों से लेके नहीं आओगे। दैट्स वाई अमोनिया जो है वो एक महंगा रॉ मटेरियल है। और बेटा अमोनिया जो है ना, इसी प्रोसेस में उसको रिकवर भी किया जाता है, इसलिए सारा तो नहीं लेकिन अमोनिया का अच्छा खासा अमाउंट इस प्रोसेस में रिकवर होता है ताकि उसको दोबारा यूज किया जा सके। ठीक है भाई, तो ये हो गए रॉ मटेरियल्स। अब बेटा हमें स्टेप्स पे आना है, पहले यहां तक की बात बता दूं, सबको क्लियर हो गई है। और इसके बाद बेटा मैं बोर्ड रब करूंगा। ठीक है भाई, तो अब हम स्टडी कर रहे हैं अमोनिया सॉल्वेंट प्रोसेस के स्टेप्स, और पहला स्टेप है अमोनिएशन ऑफ ब्राइन। बेटा ये जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मैंने ब्रैकेट में लिखी है, आप इससे काफी कुछ ऑलरेडी पता कर सकते हो। अमोनिएशन ऑफ ब्राइन का मतलब इस पहले स्टेप में हम अमोनिया गैस को डिसॉल्व करेंगे ब्राइन सॉल्यूशन में। ब्राइन क्या है, ब्राइन क्या है बेटा, सोडियम क्लोराइड का सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, एक सॉल्यूशन जिसमें सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व है। सोने थोड़ा टाइम, ठीक है, तो जिसमें सोडियम क्लोराइड ऑलरेडी डिसॉल्व है। अब उस सॉल्यूशन में क्या डिसॉल्व करेंगे बेटा, अमोनिया। तो अमोनिया गैस इज डिसॉल्व इन ब्राइन। ये हमें इस स्टेप में करना है। अब बेटा इंडस्ट्री के अंदर एक बड़ा सा प्लांट लगा हुआ है, और उस बड़े से प्लांट के अंदर बहुत सारे चेम्बर्स हैं, बहुत सारे बड़े बड़े टावर्स हैं। बेटा जो सबसे पहला होता है उसका नाम है अमोनिएटिंग टावर। नहीं, क्या नाम है, अमोनिएटिंग टावर। बेटा इस अमोनिएटिंग टावर में हम अमोनिया गैस को नीचे से ऊपर और ब्राइन सॉल्यूशन को ऊपर से नीचे फ्लो कराते हैं। अब ऊपर से नीचे गिरने वाला ब्राइन
जब नीचे से ऊपर आने वाली अमोनिया गैस से मिलेगा तो ऑब्वियसली अमोनिया गैस इसमें डिसॉल्व होगी। लेकिन बेटा मसला ये है कि ब्राइन सॉल्यूशन ग्रेविटी की वजह से ना तेजी से फ्लो कर जाएगा, ये तो है ना, क्योंकि ब्राइन सॉल्यूशन ऊपर से नीचे आ रहा है तो ग्रेविटी की वजह से ब्राइन सॉल्यूशन तेजी से फ्लो कर जाएगा और अमोनिया गैस को प्रॉपरली डिसॉल्व होने का टाइम नहीं मिलेगा। तो इसी वजह से इस अमोनिएटिंग टावर की वॉल्स के ऊपर इस तरह के मशरूम शेप बैफल्स लगाए हुए हैं। ठीक है बेटा, क्या लगाए हुए हैं? मशरूम शेप बैफल्स। ठीक है, और इस मशरूम शेप बैफल्स है ना, होता क्या है कि जब ब्राइन सॉल्यूशन इन बैफल्स के ऊपर गिरता है तो उसका फ्लो थोड़ा सा स्लो हो जाता है। इस तरह मतलब इन बैफल्स का काम क्या है, इन मशरूम शेप्ड स्ट्रक्चर्स का काम क्या है? ब्राइन के फ्लो को हिंडर करना, रोकना, ताकि बेटा उसका फ्लो क्या हो जाए, थोड़ा स्लो, और अमोनिया गैस को प्रॉपरली डिसॉल्व होने का टाइम मिल जाए। बात समझ में आ गई सबको? तो बेटा स्टेप 1 में हमने ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर क्या डिसॉल्व करनी है? अमोनिया गैस। जब स्टेप 1 में क्या लिखा है? अमोनिएशन ऑफ ब्राइन। ठीक है, नहीं बनानी नहीं। और इसमें हम करते क्या है कि इंडस्ट्री के अंदर बेटा एक बहुत बड़ा प्लांट लगा हुआ है अमोनिया सॉल्वेंट प्रोसेस के लिए। उस प्लांट में सबसे पहला पार्ट होता है अमोनिएटिंग टावर। ठीक है बेटा, उसमें ऊपर से नीचे ब्राइन सॉल्यूशन को फ्लो किया जाता है और नीचे से ऊपर अमोनिया गैस को पास करवाया जाता है। ठीक है भाई, तो जब ऊपर से नीचे गिरता हुआ ब्राइन नीचे से ऊपर आने वाली अमोनिया गैस से मिलेगा तो अमोनिया उसमें डिसॉल्व होगी। लेकिन बेटा क्योंकि ब्राइन सॉल्यूशन तेजी से फ्लो कर जाएगा ग्रेविटी की वजह से, तो अमोनिया को प्रॉपर्ली डिसॉल्व होने का टाइम नहीं मिलेगा। इस वजह से हम क्या करते हैं बेटा, ब्राइन इसके इनर वॉल्स पे मशरूम शेप बैफल्स लगा देते हैं। तो ऊपर से नीचे गिरता हुआ ब्राइन इस मशरूम शेप बैफल्स पे जब गिरता है तो बेटा उसके फ्लो में रुकावट आती है और उसका फ्लो थोड़ा स्लो हो जाता है, और इस तरह से अमोनिया गैस को प्रॉपरली ब्राइन सॉल्यूशन में डिसॉल्व होने का टाइम मिल जाता है। ये हो गया बेटा स्टेप 1। अब स्टेप 2 जो है, अब देखो स्टेप 1 में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, ये बात याद रखना। स्टेप 2 जो है वो है कार्बोनेशन ऑफ अमोनिएटेड ब्राइन। अब देखो नाम से क्या समझ में आ रहा है? अमोनिएटेड ब्राइन यानी वो ब्राइन जिसमें हमने क्या डिसॉल्व कर ली है? अमोनिया। अब कार्बोनेशन का मतलब उसमें क्या डिसॉल्व करेंगे? कार्बन डाई ऑक्साइड। तो स्टेप 2 में कार्बन डाइऑक्साइड इज डिसॉल्व्ड इन अमोनिएटेड ब्राइन। एज आई सेड, अमोनिएटेड ब्राइन का क्या मतलब है? वो ब्राइन जिसमें अमोनिया गैस हम डिसॉल्व कर चुके हैं। ठीक है बेटा, वो ब्राइन जिसमें हम अमोनिया गैस डिसॉल्व कर चुके हैं वो क्या कहलाता है? अमोनिएटेड ब्राइन। अब हम उसमें क्या डिसॉल्व करेंगे बेटा? कार्बन डाई ऑक्साइड। तो बेटा इसके लिए अगेन इंडस्ट्री में दूसरा टावर होगा जिसका नाम होता है कार्बोनेटिंग या सॉल्वे टावर। ठीक है बेटा, क्या नाम होता है? कार्बोनेटिंग टावर या सॉल्वे टावर। और बेटा इसमें हम वही ऊपर से नीचे ब्राइन को फ्लो कराते हैं और नीचे से ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड को, और वही वाली बात बेटा, ऊपर से नीचे अमोनिएटेड ब्राइन गिर रहा है, नीचे से ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है। इस तरह दोनों आपस में डिसॉल्व होंगे। फिर वही वाली बात कि ब्राइन ग्रेविटी की वजह से तेजी से फ्लो कर जाएगा। तो बेटा यहाँ पर फ्लैट बैफल प्लेट्स लगाते हैं, वहां पर मशरूम शेप लगाई थी, यहाँ पे कैसे लगाते हैं? फ्लैट बैफल प्लेट्स। ठीक है। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हमने चैप्टर नंबर 2 में एक बात पढ़ी थी कि जब हाई प्रेशर पे कार्बन डाइऑक्साइड को हम डिसॉल्व करवाते हैं तो वो ज्यादा डिसॉल्व होती है। पढ़ा था ना हमने कि कार्बन डाइऑक्साइड हाई प्रेशर पे जितनी पास करते हैं सब डिसॉल्व हो जाती है। तो हम हाई प्रेशर पे कार्बन डाइऑक्साइड को नीचे से ऊपर पास कर रहे हैं
और बेटा कार्बन डाइऑक्साइड इन बैफल प्लेट से टकरा के बबल्स में ब्रेक होती है और बबल्स में ब्रेक होने से अच्छी तरह से डिसॉल्व हो जाती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड एफिशिएंटली डिसॉल्व हो जाए उसके लिए पूरा इंतजाम है। ठीक है बेटा, हाई प्रेशर पे कार्बन डाइऑक्साइड वैसे ही अच्छी डिसॉल्व होती है और जब हम इन बैफल प्लेट्स को लगा देते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड इससे टकराकर बबल्स में ब्रेक होती है और अच्छी तरह से ब्राइन सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाती है। अब बेटा जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड अंदर पहुंचती है तो रिएक्शंस होते हैं। बेटा बोर्ड पे देखेंगे सारे, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर गई है, सॉरी सबसे पहले स्टेप में हमने क्या डाली थी, अमोनिया। दूसरे स्टेप में हमने क्या डाली, कार्बन डाइऑक्साइड। सॉल्यूशन में पहले से कौन मौजूद है, पानी। तो बेटा सबसे पहला रिएक्शन इन तीनों में होगा और ये तीनों कंबाइन होकर क्या बना लेते हैं, अमोनियम बाइकार्बोनेट। ठीक है भाई, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड अंदर गई डिसॉल्व हुई, कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया वाटर आपस में कंबाइन होकर क्या बनाने लगते हैं, अमोनियम बाइकार्बोनेट। जैसे ही अमोनियम बाइकार्बोनेट बनता है, ब्राइन सॉल्यूशन में पहले से ही क्या मौजूद था, NaCl। तो ये नहीं बोलना सर ये NaCl कहां से आ गया, बेटा ब्राइन सॉल्यूशन में NaCl तो ऑलरेडी डिसॉल्व है ना। तो जैसे ही अमोनियम बाइकार्बोनेट बनता है तो बेटा वो NaCl से रिएक्ट करता है, सिंपल डबल डिस्प्लेसमेंट, एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ कंबाइन होगा और बनेगा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 और अमोनियम क्लोराइड। बेटा स्टेप 2 का मेन प्रोडक्ट ये है, हमें ये बनाना होता है, हमें ये चाहिए होता है स्टेप 2 में, सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि हमें मिल चुका है। अच्छा ये आप जहन में रखिएगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट बहुत ही लेस सॉल्युबल होता है, इसी वजह से पानी के अंदर, इसी वजह से ज्यादा डिसॉल्व नहीं होता और प्रेसिपिटेट होने लगता है। यानी जब ये बनेगा तो क्योंकि लेस सॉल्युबल है तो ये पानी में डिसॉल्व होने की बजाय क्या होने लगेगा, प्रेसिपिटेट। और हम यही चाहते हैं, हम यही चाहते हैं, क्योंकि अगर डिसॉल्व हो गया तो फिर अंदर से निकालना भी पड़ेगा। हम यही चाहते हैं कि प्रेसिपिटेट हो जाए, यानी कि सॉल्यूशन से बाहर सॉलिड स्टेट में नीचे बैठ जाए। लेकिन इन दोनों रिएक्शंस का जो इफेक्ट है ना वो एक्सोथर्मिक है। ये दोनों रिएक्शंस कैसे हैं, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का क्या मतलब है कि इनमें से हीट क्या होती है, रिलीज, हीट रिलीज होती है, टेम्परेचर बढ़ता है। और बेटा आपने 9th क्लास में सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ा था कि जब भी टेम्परेचर बढ़ता है तो सॉलिड की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। बेटा आप डिस्प्रिन की गोलियां पानी में घोलते हैं तो वो ठंडे पानी में देर से डिसॉल्व होती है, गर्म पानी में जल्दी, इसलिए क्योंकि उसका टेम्परेचर ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है ना। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा ये जो लेस सॉल्युबल है ये मोर सॉल्युबल होने लगेगा, डिसॉल्व होने लगेगा। हमें इसको डिसॉल्व होने से रोकना है। तो बेटा ये हम कैसे करते हैं, लोअर एंड ऑफ टावर इज कूल्ड। ये जो सॉल्वेट टावर है ना इसके लोअर एंड को हम ठंडा करते हैं, पानी, ठंडे पानी का स्प्रे करते हैं तो लोअर एंड ऑफ द टावर क्या हो जाता है, कूल, उसका टेम्परेचर डाउन होता है ताकि सोडियम बाइकार्बोनेट प्रेसिपिटेट हो जाए। और यहाँ पे स्टेप 2 जो है बेटा वो मुकम्मल हो जाता है। हाँ भाई आज तो फुल सोलो फ्लाइट, अमोनिया आखिरी स्टेप है। देखो बेटा स्टेप 3, स्टेप 3 होता है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। बेटा ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट स्टेप 2 में बन गया, प्रेसिपिटेट हो गया, हम मिक्सचर में से इसके प्रेसिपिटेट्स को अलग करेंगे। और वो कैसे करते हैं, एक प्रोसेस होता है वैक्यूम फिल्ट्रेशन। ठीक है भाई, वैक्यूम फिल्ट्रेशन। तो बेटा वैक्यूम फिल्ट्रेशन के जरिए हम सोडियम बाइकार्बोनेट के इन प्रेसिपिटेट्स को मिक्सचर से, हाँ अरे यार, ठीक है भाई, वैक्यूम फिल्ट्रेशन के जरिए हम सोडियम बाइकार्बोनेट के
प्रेसिपिटेट्स को मिक्सचर से अलग करेंगे, उसको वॉश और ड्राई करेंगे। वॉश क्यों करेंगे? क्योंकि अमोनियम क्लोराइड भी बनाया ना इसके साथ, तो हो सकता है कि इसके साथ अमोनियम क्लोराइड चिपका हो। तो पहले हम क्या करेंगे, वैक्यूम फिल्ट्रेशन के जरिए इसके प्रेसिपिटेट्स को अलग करेंगे, वॉश और ड्राई करेंगे, ताकि अमोनियम क्लोराइड अगर लगा हुआ है तो उसको हटा दें। और फिर बेटा इसको हीट करेंगे, ड्राई हीट का मतलब सॉलिड फॉर्म में हीट करेंगे। तो बेटा ये रिएक्शन होगा और क्या बन जाएगा, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। सो दैट्स हाउ सोडियम कार्बोनेट इज फॉर्म। तो बेटा ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन तो सोडियम कार्बोनेट की थी, और सोडियम कार्बोनेट देख लो बन चुका है। आखिरी स्टेप में अमोनिया गैस की रिकवरी के बारे में बताया जाता है कि वो कैसे करते हैं, लेकिन अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस जिसमें सोडियम कार्बोनेट बनना है वो यहाँ पे एंड हो गया। बेटा टाइम लेस देन 1 मिनट रह गया, किसी भी टाइम मीटिंग जो है वो एंड हो जाएगी, इसलिए पहले से ही कह रहा हूँ अल्लाह हाफिज।